Chapter 3. This is the part of electromagnetic induction. Second is alternating current and third is electrical machines. और इसमें आपने एसी मोटर ऑलरेडी मुझे लगता है 10th में की है. एसी जनरेटर किया हुआ है आपने, है कुछ याद? तो सबसे पहले करते हैं हम एसी जनरेटर ही कर लेते हैं. अब ये एसी जनरेटर होता क्या है, कहां यूज करते हैं हम इसको? ऐसा पार्ट, ऐसा कंपोनेंट जो अल्टरनेटिंग करंट को प्रोड्यूस करे. अब हमारे घरों में लाइट आ रही है, ठीक है, कहीं ना कहीं ये एसी प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है, कहीं ना कहीं ये एसी प्रोड्यूस हो रही है. दूसरा, शादियां होती है हमारे घर में, जनरेटर ले आते हैं. अब जनरेटर के दो कंपोनेंट हैं. एक इंजन है जो मैकेनिकल एनर्जी दे रहा है, उसके आगे एक और लगा होगा, उसको बोलते हैं एसी जनरेटर. चाहे हम हाइड्रो पावर से इलेक्ट्रिसिटी ले रहे हैं, हाइड्रो पावर से इलेक्ट्रिसिटी ले रहे हैं, ठीक है, जहां पे बड़ी बड़ी पानी आता है, ऊपर से बड़ी बड़ी टर्बाइन्स घूमती है, टर्बाइन के आगे क्या लगा होगा? एसी जनरेटर. ठीक है, दो एग्जांपल हो गए. एक हमारे घर में जो नॉर्मल हम जनरेटर यूज करते हैं वो भी अल्टरनेटिंग करंट प्रोड्यूस करता है. तीसरा आ गया हमारा इन्वर्टर. ठीक है, इन्वर्टर भी क्या हमें प्रोड्यूस करके दे रहा है? एसी. ठीक है, चाहे हमारे जो सोलर लगा हुआ है, सोलर से सोलर एनर्जी, कौन सी एनर्जी को ले रहा है? वो लाइट एनर्जी को. लाइट एनर्जी को वो पैनल जो है ऊपर छत पे जो पैनल लगा है वो डायरेक्ट करंट डीसी में कन्वर्ट करता है. पैनल का काम क्या है? ऊपर से जो जितनी लाइट एनर्जी आ रही है उसको वो किस में कन्वर्ट करेगा? डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करेगा. वो डायरेक्ट करंट आता है हमारे आगे पीछे इन्वर्टर तक. जो सामने अभी उतरोगे सीढ़ियां, वहां पे क्या लगा है? इन्वर्टर लगा हुआ है, एक ऊपर बॉक्स पड़ा हुआ है. ठीक है, वो इन्वर्टर जो है एसी से भी जुड़ा है, अल्टरनेटिंग करंट इससे भी जुड़ा हुआ है, ठीक है, और सोलर की वायर से भी जुड़ा हुआ है. ठीक है, तीसरी टाइप की उसमें वायर जा रही है बैटरी की. अब उसका मेन पर्पस क्या है? इस इन्वर्टर को लगाने का पर्पस क्या है? एक इन्वर्टर नॉर्मल होता है जिसमें सोलर का कोई रोल नहीं होता है, जो हमारे घरों में आमतौर पे लगे होते हैं. ठीक है, उस इन्वर्टर का काम क्या है? उस इन्वर्टर ने क्या करना है? यहां से लाइट ली, इन्वर्टर के अंदर घुसी, उस लाइट को एसी ली हमने यहां से. मेन जो आ रही है वो कौन सी आ रही है? एसी. एसी उसने ली, इन्वर्टर के अंदर गई, वो एसी जो है इन्वर्टर के अंदर घुसी और वो इन्वर्टर उसको क्या करेगा? डीसी में कन्वर्ट करेगा, क्योंकि बैटरी में स्टोर होती है डीसी. गेटिंग माय पॉइंट? बैटरी में स्टोर क्या होती है? ठीक है, जो नॉर्मल इन्वर्टर है जिसमें सोलर कनेक्टेड नहीं है. एसी आई, इन्वर्टर में गई, इन्वर्टर ने उसको डीसी में कन्वर्ट किया, डीसी चली गई बैटरी में, और वो बैटरी को क्या कर रही है? चार्ज करती जा रही है. अब जैसे ही लाइट जाएगी, जैसे लाइट जाएगी तो उस समय पीछे से एसी बंद होगी. अब हमारे घर की लाइट कंटिन्यू करनी है हमने. वो बैटरी से डीसी निकलेगी, इन्वर्टर के अंदर जाएगी, इन्वर्टर उसको एसी में कन्वर्ट करेगा और वो आगे घर की सप्लाई को कंटिन्यू कर देगा. तो इसलिए जब इन्वर्टर लगा होगा, लाइट आए जाए हमें फील ही नहीं होता है, ये ऑटोमेटिक सब कुछ कर रहा है. अब सोलर में क्या बेनिफिट है? जो थर्ड हम ऑप्शन ले रहे हैं, मैंने भी क्यों लगवाया? पहले हमारे पास नॉर्मल इन्वर्टर होते थे. अब उसमें क्या हुआ? इन्वर्टर जो है, बैटरी है, उसका बैकअप है 3 घंटे का, 4 घंटे का. अब पूरे स्कूल में पैनल लगे हैं, फैन चल रहे हैं, सब कुछ चल रहा है, लाइट, बैटरी कितना देगी? है ना, जितना ज्यादा कंज्यूम करोगे उतनी जल्दी खाली होगी. अब सोलर में यह बेनिफिट हुआ कि धूप निकली हुई है,
ठीक है, तो वो क्या करेगा, इन्वर्टर क्या करेगा कि अगर सोलर से हमें सफिशिएंट डीसी वोल्टेज मिल रही है, जो नॉर्मली कहां से लेता था इन्वर्टर, बैटरी से लेता था, ठीक है, वो बैटरी से ना लेके मान लो लाइट चली गई, ठीक है, तो उसमें क्या करना है, पहले देखना सोलर से मुझे कितनी मिल रही है, यानी कि हमें चाहिए 100, ठीक है, सोलर से हमें मिल रही है 60 मान लो, चाहिए कितनी हमें, बच कितनी रही है 40, ठीक है, वो कहां से 40 कहां से उठाएगा, वो 40 उठाएगा कहां से, बैटरी से, इस यहां से ली कितनी 60 और यहां से ली, अभी मान लो बादल है, ठीक है, यहां से आ रही है 30, ठीक है, और पीछे से लाइट भी आ रही है, बिजली नहीं गई है, जिसको आप बोलते हैं लाइट चली गई, एसी भी आ रहा है, ठीक है, 30 चाहिए कितनी है, अब उसकी रिक्वायरमेंट कितनी है 70 की, अब बैटरी डाउन हो चुकी है, कम है बैटरी से वो ले रहा है सिर्फ 20, ठीक है, अब कितनी बची 50 वो लेगा फिर पीछे से जो एसी आ रही है, 50 लेगा वो एसी से। तो सोलर का क्या बेनिफिट हुआ, अगर पीछे से लाइट चली भी गई है तो हमारी बैटरी और हम लाइट को यूज कर पाएंगे, साथ में अपनी बैटरी को चार्ज भी कर पाएंगे। नॉर्मल इन्वर्टर में यह होता था, या नॉर्मल इन्वर्टर में यह होता था कि आपकी लाइट चली गई तो जितनी देर बैटरी में बैकअप है आप उसको यूज करोगे, उसके बाद आराम से लाइट चली जाएगी, ठीक है। तो सोलर में आपको बेनिफिट ये हो गया, हमारा स्कूल का वर्क है, हमें लाइट कब चाहिए, डे टाइम में, ठीक है, डे टाइम में हमारी लाइट की जो नीड है वो कहां से पूरी हो रही है, मान लो 60% भी हमारी सोलर से हो रही है, तो 40% हमारी बैटरी चार्ज होगी, 40 कौन कवर कर दे रहा है, बैटरी, ठीक है, बैटरी चार्ज किससे हो रही है, सोलर से ही हो रही है, तो मेरा जो पीछे से इलेक्ट्रिसिटी की कंजप्शन है वो जीरो होगी, वो इलेक्ट्रिसिटी मुझे कब चाहिए होगी, जब बैटरी डाउन हो जाएगी और बाहर धूप नहीं होगी, तब मुझे पीछे से लाइट की जरूरत पड़ेगी, अदरवाइज मेरी जो लाइट की नेसेसिटी है, जो नीड है, वो कौन मेरी पूरी कर रहा है, सोलर, ठीक है, बैटरी लगेगी, ठीक है, क्योंकि सोलर अगर 60 दे रहा है तो बैटरी को 100 चाहिए है, या तो वो सोलर 60 दे रहा है, हमें चाहिए 100, या तो वो बैटरी से लेगा, या अगर बैटरी डेड है, जीरो है, तो कहां से लेगा, अगर एसी नहीं है पीछे से तो कहां से लेगा, यानी किसी भी उसमें 99% आपके लाइट घर की जाने के चांसेस नहीं होंगे, ठीक है। इट मींस मुझे यहां से लाइट की जरूरत, मतलब जो मीटर से पीछे से लाइट आ रही है मुझे उसकी जरूरत रेयर होती है, जब कब होगी, जब धूप बादल होंगे उस दिन मैं वहां से लाइट ले लूंगा, अदरवाइज मैं लाइट कहां से ले रहा हूं, गेटिंग। तो पर डिफरेंस क्या है, सोलर जो आपका इन्वर्टर है, दिस इज नॉट इलेक्ट्रिक मशीन, इट इज कन्वर्टर, डीसी को एसी में, एसी को डीसी में। जनरेटर होता है जो उसको क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। वहां भी एक आता है कि ये वर्ड जनरेटर जो है, क्वेश्चन भी आता है, वर्ड जनरेटर मिसनोमर, बेसिकली जनरेटर जो है, एसी जनरेटर भी है, वो भी क्या कर रहा है, मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर रहा है किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो वो बेसिकली वो भी एक कन्वर्टर है, पर उसका नाम हमने रख दिया है जनरेटर, ठीक है। इन्वर्टर जो है वो एक्चुअली कन्वर्टर है, वो डायरेक्ट करंट को अल्टरनेटिंग करंट, अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करता है। ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि घर में अगर लगा है इन्वर्टर तो पापा को बोलो कौन सा लगवा लो,
बिजली का बिल भी बचेगा। ठीक है, हमारा पहले 30, 40, 40, 50, 50,000 रुपये पर मंथ आता था स्कूल का बिल, अब कितना रह गया? 5,000, 10,000। ठीक है, हाँ, पर इसमें जो है बैटरी इज कॉस्टली। 4 साल के बाद आपकी बैटरी चेंज करवानी पड़ेगी, तो 80,000 वो लग जाएगा, तो इलेक्ट्रिसिटी बिल प्लस ये वो सारा कवर हो जाता है। बट ये है कि वी आर गेटिंग अनइंटरप्टेड इलेक्ट्रिसिटी। यू नेवर फील कि आज बाहर लाइट, उसके घर में लाइट है नहीं है, हमें कोई मतलब नहीं, हमारे घर में लाइट रहेगी। ठीक है, तो हम चलते हैं अब। सबसे पहले आता है आपका एसी जनरेटर। राइट डाउन, ड्रॉ ए लेबल्ड डायग्राम, ड्रॉ ए लेबल्ड LABELLED लेबल्ड डायग्राम ऑफ एसी जनरेटर। एसी ऐसे लिखा करो बेटे, एसी जनरेटर। एक्सप्लेन इट्स प्रिंसिपल, explain its principle, construction and working. Hence calculate the magnitude of induced EMF. डायग्राम को बहुत ध्यान से समझना। आजा डीटी, कोल्ड हुआ तेरे को तो रहने दे, तू बॉटल मेरी खराब करेगा। चलो एक पाल, ये बॉटल है, इसको यहां से पकड़ो, यहां से नहीं, यहां से। ठीक है, ये मैंने बना दी जो मैं बनाने जा रहा हूं, अब ध्यान से देखोगे। बॉटल है, या तू इसको पकड़ ले यार, वो छोड़, क्योंकि ये चीज आपको ऐसी दिखेगी, ऐसे पकड़। ठीक है, बातें नहीं। कॉइल सीधी है, कॉइल आ गई। ठीक है, अब इसके साइड में लगे हैं दो मैग्नेट होंगे। मैग्नेट होगा उसका नॉर्थ और साउथ पोल, ये सपोज साउथ है और ये सपोज नॉर्थ है। तो मैग्नेट कैसे होगा, मेरे हाथों को देखो, ऐसे होगा। पर हम बोर्ड पे कैसे बना पा रहे हैं? ऐसे, बोर्ड पे ऐसे दिख रहा है ना, है ना? होगा कैसे? इस तरह से होगा। ये कॉइल जो है, इन तू अपने हाथ ऐसे कर, इधर आ जा, दोनों हाथ ऐसे कर। कॉइल इसके अंदर ऐसे ऐसे घूमेगी। ठीक है, जब कॉइल इसके अंदर घूमेगी तो कॉइल के, ये मैग्नेट है, ये मैग्नेट है, मैग्नेटिक फील्ड की ये डायरेक्शन होगी। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड कॉइल से पास करेगी, कॉइल के साथ लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। कॉइल के साथ लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो कॉइल के अंदर इंड्यूस्ड ईएमएफ या इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होगा। जब प्रोड्यूस हो गया तो क्या बन गया? वो जनरेटर। क्या बन गया? मैग्नेट है, ये भी मैग्नेट, ये भी मैग्नेट। ठीक है, ये कॉइल है, मैंने किसी एंगल ऐसे, और ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है जो मेरी उंगलियों की डायरेक्शन है। ये मैग्नेटिक फील्ड इस कॉइल से पास करेगी। जब ये कॉइल घूमेगी, हम पीछे इंजन के लगाते हैं उस कॉइल को घुमाने के लिए। कॉइल जब घूमेगी तो इसके साथ लिंक्ड मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी? चेंज होगी। मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा,
मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो फैराडे लॉ क्या बोलता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होती है, और ये क्या बन गया हमारा एसी जनरेटर। तो इसीलिए हमने इतने चैप्टर्स पढ़े ताकि हम यहां तक इस मशीन को बना पाए। सिट डाउन। अब आप डायग्राम को समझ गए होंगे। भूल गई है मैं इसको ना दोबारा बना रहा हूं, मुझे थोड़ी ऊपर बनानी पड़ेगी, स्पेस कम है मेरे पास। ये मैंने बना दी है कॉइल। ठीक है, कॉइल के दो एंड्स हैं, एक तार है, तार को मैंने ऐसे रेक्टेंगुलर बांध दिया, उसके दो एंड मैंने खुले रखे, ये दो एंड आगे ऐसे। ठीक है, दोनों एंड्स जो हैं इनके साथ मैंने यहां पे बेल्ड कर दिया, बेल्डिंग कर दिया, कुछ भी कर दिया। यहां पे मैं एक रिंग जो है बेल्ड कर दूंगा इसके इस एंड से, और इधर इसके भी इस एंड से मैं एक रिंग जो है वो बेल्ड कर दूंगा। और ये वायर जो है ऊपर से आ रही है, दोनों एक ये जो वायर आ रही है वो इस रिंग को टच नहीं करेगी, इसके बीच से निकल जाएगी, इस तरह से निकल जाएगी। टच यहां तो आपको दिख रहा है टच कर रही है, पर ऐसे होगी, वो चुपचाप बीच से निकल जाएगी। बस हो गया एसी जनरेटर। ठीक है, अब ये रिंग्स जो है इनके साथ हम लगाएंगे ब्रशेस जो इस रिंग को टच करेंगे। इसके साथ भी एक ब्रश लगा देंगे। यहां दिख रहा है आपको टच नहीं हो रहा है, पर ये रिंग को क्या करेंगे, हमेशा टच में रहेंगे। जैसे ये सपोज बेटे देखो ये रिंग है, तो ये मेरी उंगली ब्रश है जो इसके साथ टच रहे। कोई भी मशीन हो, कोई भी घूमने वाली मशीन हो, आपका कटर हो, मोटर हो, ठीक है, जो मेसन यूज करते हैं, कारपेंटर जो भी मोटर यूज करेंगे उसमें ये ब्रश होगा ही होगा, रिंग भी होगा और ब्रश भी होगा। उसी तरह जनरेटर में भी रिंग और ब्रश होता है। ब्रश होता है मतलब ये कांटेक्ट, और यहां से आगे हम जो भी लाइट जलाना चाहते हैं वो लगा दी मैंने। कंसेप्ट बड़ा सिंपल है इसका, कि जब भी कोई कॉइल किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रोटेट करेगी तो उस कॉइल के साथ लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, और ड्यू टू चेंज इन दैट मैग्नेटिक फ्लक्स कोई इंड्यूस्ड ईएमएफ इस कॉइल के अंदर प्रोड्यूस होगी, जिसके कारण ये बल्ब जलेगा, और बल्ब है जो जलेगा। ठीक है, और ये आ गई इसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन। बीच में जो लाइन आई वो आ गई। जैसे ये फोन है, फोन को मैंने कॉइल बना दिया, तो ये इसकी ये बीच में जो होगी वो क्या होगी, जिसके अराउंड ये घूमेगा वो क्या होगी, इसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन होगी। तो यू कैन राइट this line as axis of rotation, magnet
slip rings, brush B1, brush B2, ring R1, ring R2. ये जो कॉइल है बीच वाली, इसको हम आर्मेचर कॉइल भी बोलते हैं। इसको हम आर्मेचर कॉइल भी बोलते हैं। तो कंस्ट्रक्शन में फर्स्ट पार्ट आ गया आर्मेचर कॉइल। It is a rectangular coil ABCD bound over rectangular coil ABCD bound over soft iron core. सेकेंड, फील्ड मैग्नेट्स, साइड में जो N और S लगे हैं मैग्नेट्स, फील्ड मैग्नेट्स। These are strong permanent magnets cylindrical in shape, in which काट दो, coil rotates, in which काट दो, coil rotates between the gap between भी काट दो, coil rotates in the gap between the magnets. हेलो, between the magnets. ठीक है, मैंने क्या बोला कि ये फील्ड मैग्नेट है, इस तरह से होगा बेसिकली। आपको ऐसा दिख रहा है, ऐसे दिख रहा है ना, होगा ऐसे। और कॉइल जो होगी इस मैग्नेट के गैप के बीच में क्या करेगी, रोटेट करेगी। नेक्स्ट आ जाता है स्लिप रिंग्स R1 एंड R2। स्लिप रिंग्स R1 एंड R2, सिंबल वही ध्यान रखा करो। जैसे स्लिप रिंग यहां पे मैंने कैपिटल R1 कैपिटल R2, तो आप भी कैपिटल लिखोगे, ये नहीं स्मॉल कर दिया अपनी मर्जी से। द एंड ऑफ कॉइल आर कनेक्टेड विद two rings R1 and R2. Two rings, ब्रैकेट में कर लो मेटालिक, known as slip rings. फोर्थ है ब्रशेस B1 एंड B2। brushes B1 and B2. These are flexible metal
pieces, these are flexible metal pieces, remain permanently in contact with the slip rings. ठीक है, ये वाले ये परमानेंट टच में रहे। एक्चुअली क्या है ना, रिंग ने तो रोटेट करना है। अगर मैं इस ब्रश को यहां बेल्ट कर दूं, फिक्स कर दूं, तो अगर ये रिंग रोटेट करेगा तो ये भी क्या करेगा, ठीक है। तो हमने ऐसे ढंग से बनाया होता है कि इसके साथ रिंग रोटेट करता रहे, इसके साथ हमेशा क्या रहेगा, टच में रहेगा। अगर आप नॉर्मल लैंग्वेज में पूछोगे किसी से, ही विल से कि इसको बोलते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में, अगर मिस्त्री वगैरह से पूछोगे बोलेंगे कार्बन यूज करते हैं मोटर के अंदर। उनकी मोटर बंद हो जाए तो क्या खराब हुआ होता है, कार्बन, क्योंकि ये घिस जाते हैं, ये परमानेंट रहेंगे टच में, कार्बन के बने होते हैं। हमारे लेड होता है ना पेंसिल, कार्बन के बने होते हैं, इसके टच में जाए ये तो मोटर तो घूमती रहेगी, ये इसके टच में धीरे धीरे घिस जाते हैं। जब घिस जाते हैं तो नए डाल देते हैं, फिर से वो काम करना स्टार्ट कर देती है। ठीक है, ये प्रैक्टिकल बात मैं आपको बता रहा हूं। तो ये परमानेंट रहते हैं टच में, किसके, इन रिंग्स के टच में रहते हैं परमानेंटली। रिंग्स घूमते रहेंगे, ये अपनी फिक्स पोजीशन पे रहेंगे, पर यहां से करंट सप्लाई यहां को कर देंगे, यहां से करंट सप्लाई यहां करेंगे, यहां हमने बल्ब लगा दी है, कुछ भी लगा दी है, वो जलना स्टार्ट हो जाएगा। वर्किंग, व्हेन आर्मेचर कॉइल रोटेट्स in magnetic field, the magnetic flux linked with the coil changes, due to which induced EMF or induced current produced in the coil. The direction of this current is given by Fleming's left hand rule. Full stop. Direction of this current changes after every half cycle. Changes after every half cycle. अब ऐसा क्यों होता है बेटे, ये एसी है, एसी प्रोड्यूस कर रहा है। ये डायरेक्शन है, यहां ये हो गई, यहां ये होगी डायरेक्शन, यहां ये डायरेक्शन होगी। तो हर हाफ साइकिल के बाद डायरेक्शन जो है करंट की क्या होगी, चेंज होगी। हाफ साइकिल हम यहां से यहां तक लेते हैं, ठीक है ना, 0 to T/2 और ये T। तो ये पॉजिटिव है, पूरा का पूरा क्या है, ऊपर पॉजिटिव, नीचे क्या है। तो हर हाफ साइकिल के बाद डायरेक्शन जो है, करंट जो इंड्यूस्ड हो रहा है उसकी डायरेक्शन चेंज होती है, इसीलिए हम इसको अल्टरनेटिंग करंट बोलते हैं। अब ये इंड्यूस्ड ईएमएफ कितनी प्रोड्यूस होती है, या इंड्यूस्ड करंट कितना प्रोड्यूस होता है, हमें उसको कैलकुलेट करना है। हम वह उस इक्वेशन तक पहुंचेंगे जिसका नाम है I = I0। अब ये इक्वेशन जो हम पढ़ चुके हैं उसको हम कैलकुलेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस डायग्राम। मैथमेटिक्स है।